तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय में जो हिंदी विभाग की बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के लिए तासिकाएं हो रही हैं, उसके लिए मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस सेतु पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा एवं साहित्य सामान्य परिचय पाठ्यांश चौथा तासिका क्रमांक 13 में आपका फिर से स्वागत है। इसका शीर्षक है हिंदी उपन्यास और कहानियां। हिंदी उपन्यास और कहानी साहित्य। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अब तक जो देखा उसको फिर से रिपीट करता हूं, पुनरावृत्त करता हूं। अब तक हमने हिंदी कविता का इतिहास देखा था, जिसके अंतर्गत आदिकालीन हिंदी कविता, भक्तिकालीन, रीतिकालीन, आधुनिक काल में भी भारतेंदु युगीन या जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, द्विवेदी युगीन या जिसे जागरण सुधार काल कहा जाता है, उसके उपरांत छायावादी काव्य, उसके उपरांत प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, उसके उपरांत नई कविता, समकालीन कविता और 21वीं सदी की कविता में दलित कविता, स्त्रीवादी कविता, आदिवासी कविता, ये सारा पाठ्यक्रम हमारा पूर्ण हो चुका है। आज हम गद्य की ओर बढ़ रहे हैं और गद्य में भी हम उस बात को लेंगे जिसको बहुत महत्व है, वह है उपन्यास और कहानी साहित्य। हिंदी उपन्यास साहित्य ये पहले लेंगे, कहानी इसके उपरांत होगा। देखिए, हिंदी उपन्यास के आरंभ से अब तक अगर देखा जाए सही मायने में, ये मेरी प्रिय विधा है और मेरा इसमें एमफिल है, पीएचडी है, आगे चल के डिलीट भी इसी में होगा। क्योंकि उपन्यास, इसको मराठी में कादंबरी कहा जाता है, अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है और विश्व की एक ऐसी विधा है जिसको हिंदी उपन्यासों को संपूर्ण विश्व में स्थान मिला है। और हिंदी उपन्यास के लिए कोई भी विषय अवांछित नहीं है। प्रत्येक विषय में, चाहे वो आंचलिक उपन्यास हो, ऐतिहासिक उपन्यास हो, सामाजिक उपन्यास हो, किसी भी प्रकार के उपन्यास हिंदी में सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते समय, हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन करते समय हमें उपन्यास विधा को, जिसको हमने एक उपन्यास विधा के रूप में हमने पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत 6 तत्व होते हैं: कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, देशकाल या वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और संवाद। ये हमने पढ़ाया था आपको। अब हम सरसरी तौर पर एक नजर डालते हुए हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। और हिंदी उपन्यास के साहित्य में प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, यह एक कालखंड बन जाता है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंद परवर्ती, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी के सबसे बड़े उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। जैसे हमने आधुनिक हिंदी कविता को छायावाद पूर्व कविता, छायावादी कविता, छायावाद के बाद की कविता ऐसे कहा था, उसी प्रकार हिंदी उपन्यासों के इतिहास में प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपन्यास और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यास यहाँ महत्वपूर्ण है। इनमें से हम प्रेमचंद के पूर्ववर्ती उपन्यासों को देखेंगे। ये काल आता है 1850 से, क्योंकि 1857 में आधुनिक युग आरंभ हो जाता है और 1850 में ही हिंदी उपन्यास लिखना आरंभ हो चुका था। और भारतेंदु युग, जिसको हमने 1857 से लेकर के 1903 तक माना है, उस युग में हिंदी उपन्यास लिखना आरंभ हो चुका था। और इन उपन्यासों को देखा जाए तो यानी भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी उपन्यास नहीं लिखे गए थे। उपन्यास की विधा बंगाली में पहले आई हमारी, फिर मराठी में आई और फिर हिंदी में। यानी बंगाली उपन्यास और मराठी उपन्यासों की देखरेख में आगे चल करके हिंदी में उपन्यास लिखे जाने लगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वयं एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती।
ये पहला उपन्यास हिंदी कहा जाता है, लेकिन ये अधूरा है, इसलिए इसे पूरा उपन्यास कह नहीं सकते। और फिर बाद में भारतेंदु ने ही एक मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया, उसका नाम है चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश। ये मराठी उपन्यास का अनुवाद है, ध्यान रखें। अंग्रेजी में उपन्यास लिखे जा रहे थे, बंगाली में लिखे जा रहे थे, मराठी में लिखे जा रहे थे, और उन उपन्यासों के अनुवाद का कार्य भी हिंदी में उपन्यास के तौर पर से शुरू हो गया। इसके उपरांत हिंदी अंग्रेजी तर्ज पर हिंदी का पहला उपन्यास, मतलब यहाँ भारतेंदु जी ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती और पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा, ये दो उपन्यास लिखे, लेकिन ये पहले प्रयास थे। इसी काल में 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास आता है परीक्षा गुरु। जब भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु के उपन्यास आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। ये है 1882 में लिखा गया और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है जो 1882 में लिखा गया और जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है। यह एक उपदेशात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें एक सेठ का पुत्र कुसंगति में पड़ जाता है, उसका उद्धार कैसे होता है, एक गुरु के रूप में एक उसका मित्र कैसे मार्गदर्शन कर लेता है, एक मित्र के द्वारा उसका उद्धार किस प्रकार होता है, यह इस उपन्यास की कहानी में बताया गया है। और भारतेंदु काल में सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, प्रेम कथा प्रधान, तिलिस्मी और जासूसी अय्यारी उपन्यास लिखे गए, जिनमें रत्नचंद्र प्लीडर के उपन्यासों में नूतन चरित्र, किशोरीलाल गोस्वामी जी का लवंग लता, कुसुम कुमारी, बालमुकुंद गुप्त का कामिनी, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास का निस्सा या है हिंदू और देवी प्रसाद शर्मा का विधवा विपत्ति, ऐसे सामाजिक उपन्यास हैं। ध्यान दें, ये वो काल था जब अंग्रेजों का साम्राज्य हम पर था और हम में एक राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति निर्माण हो चुकी थी, और एक साथ देश को स्वाधीन बनाने के लिए और दूसरी ओर समाज सुधार के दो आंदोलन चल पड़े थे। और इसमें जो खामियां हिंदू धर्म में थी, भारतीय लोगों में थी, उन खामियों को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के समाज सुधारना परक उपन्यास लिखे जा रहे थे। अब इसमें कुछ मनोरंजन परक उपन्यास भी हैं, जिसको तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास कहा जाता है। तिलिस्म अर्थात यह फारसी के प्रसिद्ध उपन्यास तिलिस्मे होशरुबा का की तर्ज पर उसका नकल करके एक अच्छा उपन्यास लिखा गया, वो देवकी नंदन खत्री के द्वारा, जिसका नाम था चंद्रकांता। और उनका बाद में ये पहला भाग था जो 1882 में प्रसिद्ध हुआ, और चंद्रकांता संप्रति इसके 24 भाग ये 1896 तक प्रकाशित हुए। अब ये जरूरी है, ध्यान रखिए, टेलीविजन पर आपने चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति नाम से टीवी सीरियल देखी होगी, जिसमें अय्यार होते हैं जो क्षण भर में अपना रूप बदल करके नया रूप धारण कर लेते हैं। और तिलिस्म का मतलब होता है ऐसा खजाना जिसे पूर्वजों ने कई वर्ष पहले छुपा के रखा है, उसको ढूंढ करके निकालने का एक तिलिस्म, एक जादू भरा उपन्यास यहाँ हमें देखने को मिलता है। हरिकृष्ण जोहर कृत कुसुमलता 1899, गोपालराम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे। ध्यान रखिए, ये भी अंग्रेजी तौर पर हुआ। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल, नाम ध्यान रखिए, सर आर्थर कॉनन डॉयल ने, जिन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारे जासूसी उपन्यास लिखे, उनका अनुकरण करते हुए इन्होंने, गोपालराम गहमरी जी ने 5 दर्जन से, मतलब 60-70 उपन्यास ये लिखे। ये आर्थर कॉनन डॉयल, ये नाम भी ध्यान में रखें। अब इनके उपन्यासों में सरकटिलाश, चक्रदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस पर जासूस, जासूस के चक्कर में गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी वगैरह वगैरह। और ऐतिहासिक उपन्यास देखे जाए, ऐतिहासिक उपन्यास देखे जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी का तारावा क्षात्रकुल कमलिनी, सुल्तान रजिया बेगम, रंगमहल में हलाहल, लखनऊ की कब्र अथवा शाही महल सरा, सामाजिक उपन्यासों में लीलावती, आदर्श पत्नी, चकला, नव्य समाज, पुनर्जन्म, सौतिया, अंगूठी का नगीना, ऐसे उपन्यास हैं।
और अगर हम आगे चलें तो इसके उपरांत द्विवेदी युग के बहुत बड़े कवि जिन्होंने भारतेंदु युग में उपन्यास लिखना आरंभ किया था वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जिन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं हिंदी में। एक है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल। ये ठेठ हिंदी की खड़ी बोली हिंदी है और इनमें उन्होंने मुहावरों का ज्यादा प्रयोग किया है। फिर उसके उपरांत श्रद्धाराम फुलोरी आते हैं, इनका नाम एक कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा के बाद इनकी एक आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे। ये सुनी होगी आपने, अनेक फिल्मों में भी सुनी होगी। तो श्रद्धाराम फुलोरी ने ये कवि आरती लिखी और उनका भाग्यवती उपन्यास पहला है। और कुछ लोग भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु ही है, ध्यान रखें। इसके बाद देखा जाए तो बहुत से उपन्यास इसमें लिखे गए और भारतेंदु युग में जितने भी उपन्यास लिखे गए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की शुरुआत में, वो सारे के सारे उपन्यास या तो समाज सुधारना परक थे या फिर ऐतिहासिक उपन्यास थे या फिर ऐसे उपन्यास थे जिनमें लोगों का मनोरंजन ज्यादा होता था, जैसे कि चंद्रकांता संतति जो देवकीनंदन खत्री जी का है। और इस उपन्यास में नौगढ़ विजयगढ़ 2 राज्य हैं पड़ोस के, उनमें आपस में टकराहट होती थी। नौगढ़ का राजकुमार, विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता, इनका प्रेम, फिर जासूसी, अय्यारी, नायक, खलनायक, बहुत सारी मजेदार कथा इसमें थी जो आज भी हमें आकर्षित करती है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं, इस जमाने में हिंदी से ज्यादा उर्दू चलती थी, लेकिन देवकीनंदन खत्री का ये जो उपन्यास है जिसका नाम चंद्रकांता है, इस उपन्यास की ताकत ये थी कि ये उपन्यास पढ़ने के लिए उर्दू पढ़ने वाले लोगों ने देवनागरी लिपि सीखी, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो दूसरा युग आता है, वह है प्रेमचंद युग। और प्रेमचंद युग में, यानी प्रेमचंद पूर्व युग की हमने बात की, प्रेमचंद युग में हमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। खास करके यहाँ हिंदी उपन्यासों की प्रौढ़ावस्था मानी जाती है और प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे, उनके समकालीन लोगों ने जो उपन्यास लिखे, वो यहाँ महत्वपूर्ण है। इन उपन्यासों में था क्या? समसामयिक समस्याओं पर, जैसे कि पराधीनता है, जमींदार पूंजीपति सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण होता है, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज, नारी की स्थिति, वैश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, विधवा विवाह समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, सारी अस्पृश्यता वगैरह जो उस समय समाज के लिए आवश्यक बातें थी, उनको आधार रख करके उपन्यास लिखे गए। स्वयं प्रेमचंद जी ने भी विधवा विवाह किया था, एक विधवा से विवाह किया था। अब प्रेमचंद जी के जो प्रौढ़ उपन्यास हैं, हालांकि ये ध्यान में रखें कि प्रेमचंद जी ने उर्दू से आरंभ किया था, परंतु वे बाद में हिंदी में लिखने लगे और हिंदी में उनका पहला प्रौढ़ उपन्यास आया जिसका नाम था सेवा सदन। ये 1918 में आया और उसके उपरांत उन्होंने अपने उर्दू उपन्यासों का हिंदी अनुवाद शुरू किया, जिसमें हम खुरमा हम सबा उपन्यास को प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह इस रूप में, फिर असरारे मआबिद इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया, देवस्थान रहस्य, फिर किसना रुधिरानी जलवय इसार आदि से। लेकिन हिंदी उपन्यासों में पहला सेवा सदन, दूसरा प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। और उन्होंने एक मंगलसूत्र नाम का उपन्यास भी लिखा था जो उसे पूरा नहीं कर पाए। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो आपको मंगलसूत्र ये उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके उपरांत हम देखिए, फिर से इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास वरदान 1902, इसमें प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण किया है। फिर उसके बाद आता है प्रतिज्ञा उपन्यास 1906, सेवा सदन 1918 जो उनका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि,
उसके उपरांत कायाकल्प एक उपन्यास है, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और अंत में मंगलसूत्र। इस प्रकार से हमने 11 उपन्यास लिखे हैं हिंदी में। और इन उपन्यासों में सलसरी तौर पर देखा जाए तो जैसा कि हमने कहा था, वरदान में प्रेम और विवाह की समस्या है, प्रतिज्ञा में विधवा विवाह की समस्या है, सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या है, प्रेमाश्रम में किसान और जमींदार के आपसी कर्ज वगैरह की समस्या है। रंगभूमि उनका 1000 पृष्ठों का बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है। इसमें महात्मा गांधी जी के आंदोलन को मद्देनजर रखा गया है और उस जमाने में महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे उनके समकक्ष में सूरदास नाम का एक पात्र उन्होंने रखा है और वहां सूरदास की हत्या दिखाई है अंत में, और ये सच्चाई हुई। बाद में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। इसका मतलब ध्यान रखिए कि कोई भी उपन्यासकार, कथाकार जो होता है, सच्चा चिंतक होता है और भविष्य में क्या हो सकता है इसका उन्होंने उल्लेख किया है। और गांधी जी की यहाँ गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्तियों की हत्या की दिखाई गई है। फिर उसके बाद कायाकल्प, यह एक सामाजिक उपन्यास है और जन्म जन्मांतर का उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसमें पुनर्जन्म को लेकर के बात कही है। पुनर्जन्म जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रत्येक धार्मिक क्षेत्र में होती है। हालांकि कुछ धर्म पुनर्जन्म नहीं मानते, लेकिन हिंदुओं में इस जन्म को बहुत महत्व दिया है, खास करके योगाभ्यास, पुनर्जन्म ये विषय लिया है। फिर उसके बाद निर्मला, एक अनमेल विवाह की समस्या है। अनमेल विवाह, एक बूढ़े के साथ एक युवा लड़की का विवाह किया जाता है, लेकिन उस बूढ़े का एक बेटा होता है जो उस लड़की से थोड़ा छोटा होता है। बाप को अपने बेटे पर ही शंका आती है और इसमें निर्मला मर जाती है। इस प्रकार का वो है। 8वां उपन्यास इनका 1931 का आभूषणों की लालसा में गबन, मतलब औरतों को आभूषणों की बहुत हाव रहती है, उस पर आधारित है और वो उस कारण पति से क्या क्या काम करवाती है उसको लेकर के ये इसमें है। फिर बाद में कर्मभूमि ये वो उपन्यास है जिसमें ये समस्या रखी गई कि हिंदू मुसलमान दोनों एकत्र आकर स्वराज्य के लिए लड़ तो रहे हैं, परंतु स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर हिंदू मुसलमान एकत्र आ सकते हैं क्या? ये विचार प्रेमचंद जी ने उस काल में किया था। और दूसरी बात ये भी की कि जो लोग अस्पृश्य हैं हिंदुओं में, वो मुसलमान बनते जा रहे हैं, उनका भी उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ किसानों के भी उत्थान की बात कही है। और उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान, जो 1936 में लिखा गया। ये लिखने के बाद उनकी मृत्यु हुई और उनका अंतिम उपन्यास जो था 11वां, वो अपूर्ण रहा, मंगलसूत्र। गोदान उपन्यास में किसान की समस्या है पूरी तरह से किसान को, होरी नाम का एक किसान है, उसकी पत्नी धनिया, उसका बेटा गोवर्धन, और इन्हें किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनकी बहू से लिया, एक जमींदार किस प्रकार लूटते हैं किसानों को, इस प्रकार का एक उपन्यास है। और अंत में गोदान शब्द का अर्थ समझ लीजिए। हिंदुओं में मनुष्य जब मर रहा है तो उसने गोदान करके मरना चाहिए, इस प्रकार की प्रथा है। वो अंत में कर नहीं पाता, वो गोदान कर नहीं पाता, उसकी अधूरी इच्छा रह जाती है। इस प्रकार का ये उपन्यास है। उसके उपरांत ये जो उपन्यास है, उस उपन्यास में एक शैली उन्होंने प्रकट की थी जिसका नाम है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यानी ये प्रेमचंद जी की देन है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। वो आदर्शवादी थे, लेकिन आदर्शवादी होते हुए भी यथार्थवाद को छोड़ नहीं पाए थे। इसी प्रकार की कहानी के कफन कहानी उनकी आ जाती है। फिर अन्य उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के कवि हैं, विश्वम्भरनाथ शर्मा, कौशिक चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, जयेंद्र कुमार, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ईरा चंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जेपी श्रीवास्तव, सुदर्शन निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, इन्होंने भी उपन्यास लिखे हैं। अब इनमें उपन्यास लिखने वालों में देखिए, प्रसाद जी मूलतः कवि थे, लेकिन इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उनमें कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास अधूरा रहा, लेकिन ये कंकाल और तितली उपन्यास
वैसे जयशंकर प्रसाद एक आदर्शवादी कवि है, एक ऐतिहासिक उपन्यास का नाटककार है, परंतु उनके उपन्यासों में यथार्थवाद प्रेमचंद जी से भी खतरनाक यथार्थवाद दिखाई देता है, खासतौर पे कंकाल में। कंकाल में सामाजिक त्याज्य संतानों की कहानी बताई है। ईरावती उनका अधूरा उपन्यास है, और तितली में उन्होंने स्त्री को मद्देनजर रखते हुए कहानी लिखी है। फिर बेचन शर्मा उग्र, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी जैसे उपन्यास हैं। चतुर्सेन शास्त्री जी ने हृदय के प्यास, जो विधवाश्रमों की बात है। गोली उपन्यास, ये देशी रियासतों की विलासिता का वर्णन करने वाले उपन्यास हैं। फिर उनके हृदय के परख, अमर अभिलाषा, अन्य शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया, विदा, विजय प्रताप नारायण श्रीवास्तव के आदर्शवादी उपन्यास, उग्र जी की हमने बात अभी की है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण कवि लेखक आते हैं, वह भगवती चरण वर्मा जी, जिनके 3 वर्ष आखिरी दाम, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये उपन्यास महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा, ऐतिहासिक उपन्यास, गढ़कुंटा, झांसी की रानी वगैरह उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है। निराला जी ने भी, जो निराला हिंदी के कवि थे, उन्होंने अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा जैसे उपन्यास लिखे हैं। और राहुल सांकृत्यायन, जो बहुत बड़े चिंतक हैं, तत्वज्ञ हैं, उन्होंने भी शैतान की आंख, विस्मृति के गर्भ में और सोने की दाल नाम के अनुदित उपन्यास लिखे हुए हैं। तो ये प्रेमचंद युगीन उपन्यास आते हैं। और भी 1-2 नाम यहाँ महत्वपूर्ण आ जाते हैं। उपेंद्र नाथ अष्टकर, इन्होंने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं। तो ये रहा प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद का युग। अब प्रेमचंद के बाद के युग की हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरा युग। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रेमचंद के बाद के युग में सामाजिक उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद जी के बाद में। फिर उसके उपरांत मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास आते हैं, उसके उपरांत ऐतिहासिक उपन्यास आते हैं, उसके उपरांत आंचलिक उपन्यास आते हैं, फिर यौन संबंधों पर आधारित उपन्यास आते हैं, आधुनिकता बोध के उपन्यास आते हैं। इसके उपरांत जो अलग अलग प्रयोग हुए उन पर भी खास चर्चा की जा सकती है। हम अत्यंत संक्षेप में आपके सामने एक एक धारा को सामने रखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यासों में प्रेमचंद जी का नाम, जयशंकर प्रसाद जी, कौशिक जी के अतिरिक्त पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, चतुर्सेन शास्त्री, पंद्रनाथ अष्ट, ऐसे कुछ उपन्यास आते हैं। इसके उपरांत उपेंद्रनाथ अष्ट का नाम लेते हैं। उपेंद्रनाथ अष्ट ने गर्मराख जैसा उपन्यास लिखा है, गिरती दीवारें, चेतन जैसा उपन्यास लिखा है। अन्य उपन्यासों में, उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, जिनका उल्लेख हमने किया था, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, उसके उपरांत विष्णु प्रभाकर जी, सियाराम शरण गुप्त जी, मैं कृष्ण गुप्त जी के छोटे भाई थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास मेरी दृष्टि से वह है भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास। इस पर 3 बार फिल्में बनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें एक प्रश्न उठाया गया है कि पाप क्या होता है। पाप हो सकता है एक की दृष्टि से जो पाप हो, दूसरा उसे पुण्य समझे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस पर 1960 में एक बार फिल्म बनी थी, 60 में 43 में फिल्म बनी थी। उसके उपरांत 62 में फिल्म बनी, जिसमें अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार वगैरह थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। अन्य उपन्यासों में पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी गांव, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई, ये किसके उपन्यास हैं? भगवती चरण वर्मा जी के। हालांकि वो भी एक कवि थे। और एक महत्वपूर्ण बात कहने के लिए दी, इनका जो चित्रलेखा उपन्यास है वह एक फ्रेंच उपन्यासकार एनातोले फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यास की भारतीय आवृत्ति है। उस उपन्यास का नाम है थाय, एनातोले फ्रांस। फिर उसके उपरांत जो कुछ अन्य लेखक आते हैं उनमें भगवती प्रसाद वाजपेयी का चलते चलते निमंत्रण था क्या, ये गुजराती से सपना बिक गया, सुनीरा वगैरह उपन्यास आते हैं। और अमृतलाल नागर का, अमृतलाल नागर बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसमें बूंद और समुद्र उपन्यास उनका बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें बूंद, मनुष्य और समुद्र समाज, इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। फिर आते हैं मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास प्रेमचंद के बाद के युग के। इसमें मनोविश्लेषण मतलब जैसे हिंदी में प्रयोगवादी कविता मनोविश्लेषण से प्रभावित थी, उसी प्रकार कुछ उपन्यासकार भी मनोविश्लेषण से प्रभावित थे। ये मनोविश्लेषण डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, एडलर, जुंग, कार्लाइल इत्यादि मनोविश्लेषण तज्ञों के आधार पर है, जिसमें जैनेन्द्र जी पहले उपन्यासकार आते हैं, जिन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत और आगे चलकर मुक्तिबोध, इस प्रकार के उपन्यास लिखे हुए हैं, जो जिनमें सामाजिक घटनाओं को उतना महत्व नहीं दिया है, अपितु मानसिक अंतर्द्वंद्व को महत्व दिया। खास करके इसमें त्यागपत्र उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक न्यायाधीश अपनी ही बुआ पर केस जो होती है, तो वो न्यायाधीश को कहता है कि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर सकता और त्यागपत्र दे देता है। मृणाल नाम की उसकी बुआ रहती है। फिर उसके उपरांत देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा जैनेन्द्र जी ने जैन अध्यात्म भी लाने की कोशिश की है मनोविश्लेषण के साथ साथ। अब इसके उपरांत अज्ञेय जी आते हैं, जो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उनके उपन्यास जो है, खास करके शेखर एक जीवनी, 2 भाग और नदी के द्वीप। इसमें शेखर एक जीवनी में शेखर एक ऐसा क्रांतिकारी होता है जिसे अंग्रेजों ने जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है, और जेल में रखने के उपरांत वो अपने बीते हुए दिनों को याद करता है। 3 खंड हैं इसके, शेखर एक जीवनी भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इन तीनों में उसने बचपन से लेकर के जेल में आने तक क्या क्या किया था, कांग्रेस का आंदोलन कैसे लड़ा, घर में क्या स्थिति थी, बाहर क्या स्थिति थी, वो पढ़ता कहाँ था, उसके गुरु कैसे थे, उसकी माँ कैसी थी, उसकी बहन कैसी थी, ये सारे मनोविश्लेषण की रीति से बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। नदी के द्वीप उसी प्रकार से, हालांकि नदी के द्वीप ये एक उनकी कविता भी है, लेकिन उपन्यास भी है। फिर उसके बाद देखा जाए तो देवराज एक खतरनाक उपन्यासकार इस काल में, उन्होंने पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े पत्थर, अजय की डायरी इत्यादि से शिक्षित मध्य वर्ग जो है, जो श्रीमंत बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है और गरीबों की स्थिति पर उसे तरस आता है, लेकिन उसके अंतर्द्वंद्व को इसको प्रकट करने की कोशिश की है। अब आते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के प्रमुख हैं। इसमें से चतुर्सेन शास्त्री की वैशाली की नगर वधु ऐतिहासिक रचना है। अन्य में रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी और सोमनाथ। कुछ वर्ष पहले सोमनाथ की शोभा सोमनाथ की नाम की एक सीरियल आई थी, वो इस उपन्यास पर थी। अमर सिंह, आलमगीर और मुजफ्फर, वयम रक्षामः, सोना और खून, उनके ऐतिहासिक उपन्यास है। वैशाली की नगर वधु बौद्धकालीन जो एक वेश्या थी आम्रपाली, उसके जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। इसके उपरांत वृंदावन लाल वर्मा बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, जिसमें गढ़कुंडा, बिड़ाका की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी पर एक सीरियल आई थी, बुंदेलखंड का वो कहा। फिर बाद में कचनार, अचल मृदा कोई, सोना, टूटे कांटे, अमरबेल, माधवराव सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर पर लिखे गए उपन्यास हैं। अमृतलाल का शतरंज के मोहरे, सुहाग के मुकुट उपन्यास है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण उपन्यास चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें से बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिर राहुल सांकृत्यायन का सिंह सेनापति, जय योधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, रांगिय राघव का मुर्दों का टीला। ये मुर्दों का टीला किस पर आधारित है? मुर्दों का टीला शब्द कहां से आया? जब सिंधु संस्कृति का उत्खनन हुआ था ना, तो उसमें मोहनजोदड़ो शब्द आता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। वहां से फिर प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, ये उपन्यास है। और शिव प्रसाद रुद्र ने बहती गंगा, काशी नगरी पर आधारित उपन्यास लिखा है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र इनके घर में गया था, बीकानेर में इनका घर है। उनके सन्यासी सुंदरी बनकाम, और उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है सुल्तान भैया नाम से। तो ये ऐतिहासिक हुए। फिर आंचलिक उपन्यास आते हैं। 1950 के बाद आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत हुई और उसमें
फणीश्वरनाथ रेणु जी का महिला आंचल्य उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें बिहार और नेपाल की सीमा रेखा पर जो एक कल्पित गांव है मेरीगंज, उस पर आधारित है। फिर उसके उपरांत कुछ अन्य उपन्यासकार जिन्होंने आंचलिक उपन्यास लिखे, जिनमें नागार्जुन, रांगे राघव, उदय शंकर भट्ट, देवेंद्र सत्यार्थी, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद रुद्र आते हैं। इनमें से नागार्जुन का बलचनामा और वरुण के बेटे, रांगे राघव का काका कब तक पुकारूं, रामदर्श मिश्र का पानी, प्राचीर टूटता हुआ जल, यह मछुआरे वर्ग पर आधारित है। आंचलिक उपन्यास का अर्थ होता है भारत का नहीं, संपूर्ण भारत के किसी एक छोटे प्रदेश का आंचलिक वर्णन उसमें होता है, जिसको हम ग्रामीण कहते हैं। मराठी में जैसे ग्रामीण साहित्य कहते हैं, हिंदी में उसे आंचलिक कहते हैं। उसके उपरांत कुछ यौन संबंध पर आधारित उपन्यास रहे, इसमें हम जानेंगे नहीं। आधुनिकता बोध के अन्य भी उपन्यास कुछ आए, जिनमें व्यंग्यात्मकता ज्यादा होती है, और इस व्यंग्यात्मक उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का राम दरबारी, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी पर मिला हुआ है, अज्ञातवास, जहर इत्यादि। लेकिन इनमें मोहन राकेश का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वो मोहन राकेश के 3 उपन्यास, जिनके क्रमशः नाम है न आने वाला कल, यहाँ आने वाला हो चुका है, वो है न आने वाला कल। कभी कभी वॉइस टाइपिंग में थोड़ी गलतियां हो जाती है। बंद अंधेरे कमरे, ये 2 उपन्यास हैं उनके। फिर कमलेश्वर, जिस पर मेरे पीएचडी है, उसमें डाक बंगला, 157 गलियां, इनके 24 उपन्यास हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक के रूप में आते हैं। गंगा प्रसाद विमल के अपने से अलग। फिर नरेश मेहता जो कवि भी थे, यह पथ बंधु था, नदी यशस्वी है। और एक महिला लेखिका उषा प्रियंवदा, अंग्रेजी की प्रोफेसर, जो भारत से न्यूयॉर्क अमेरिका में गई थी, उनके उपन्यास यहाँ चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, जिनमें 55 खंबे लाल दीवारी, रुको की नहीं राधिका, इस प्रकार के उपन्यास हैं। इसके उपरांत राही मासूम राजा का आधा काम, राही मासूम राजा जिन्होंने महाभारत सीरियल के डायलॉग लिखे थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उनका भी उल्लेख हम करेंगे आगे। और इसमें बद्दी उज़्मा की एक चूहे की मौत, यह व्यंग्यात्मक उपन्यास है। सरकारी काम करने वाला एक क्लर्क, उसको उन्होंने चूहे की उपमा दी है। फिर मणि मधुकर, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, और अमृतलाल नागर, जो पहले ऐतिहासिक उपन्यास लिखा करते थे, उन्हें नाचो बहुत गोपाल में हरिजन समस्या का वर्णन किया है। और ये पहला उपन्यास है जिसमें एक भंगी स्त्री एक ब्राह्मण लड़के से विवाह करती है। एक क्रांतिकारी लेखन किया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार है भीष्म साहनी, जिन्होंने तमस नाम का उपन्यास लिखा है, जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। इस पर एक बहुत 6 घंटे की फिल्म भी बनी है। अब प्रेमचंद उत्तर उपन्यासों में शिल्प इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ प्रत्येक का मैंने यहाँ उल्लेख किया है। जैनेन्द्र जी के इतने उपन्यास हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी। उसके उपरांत अजय जी के उपन्यास, शेखर जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। फिर एक महत्वपूर्ण और उपन्यासकार रह जाते हैं यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार थे, जिनका झूठा सच उपन्यास, जिसका मैं उल्लेख करूंगा, यह हजरत प्रसाद जी को हमने देखा है। यशपाल जी के दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, झूठा सच, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। उनके 2 ऐतिहासिक उपन्यास हैं, अमिता और दिव्या, जो पाठ्यक्रम में थे। अमृतलाल नागर का भी उल्लेख हो चुका है, फणीश्वरनाथ रेणु का उल्लेख हुआ है, नरेश मेहता का उल्लेख हो चुका है, रांगे राघव का उल्लेख हो चुका है, भीष्म साहनी का उल्लेख हो चुका है, कृष्णा सोबती, इनका उल्लेख नहीं हुआ था। ये महिला लेखिका है, जिनमें डाल से बचपन, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा जिंदा, रुख दिलो दानिश महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर उसके उपरांत आती है मंडू भंडारी, राजेंद्र यादव जी की पत्नी है। और इनके उपन्यासों में आपका बड्डी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा स्वामी और तीसरा महाभोज। आपका बड्डी माता पिता के तलाक से बेटे पर क्या असर होता है, इस पर आधारित है। और महाभोज उपन्यास राजनीतिक उपन्यास है, स्वामी पारिवारिक उपन्यास है। निर्मल वर्मा, यह भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार है।
जिन्होंने लालटेन की छत वेदिन उपन्यास लिखे, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। अब हम राही मासूम राजा का उल्लेख करेंगे। राही मासूम राजा जिन्होंने महाभारत सीरियल की कथा और संवाद लिखे थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को एकत्र करने के लिए आधा गांव जैसा उपन्यास लिखा, और उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों में क्या होता है इसको लेकर के, उसका नाम है टोपी शुक्ला नाम का उपन्यास। और भी बहुत सारे उपन्यास इनके हैं। तो ये कुछ उपन्यासकार हमने आपके सम्मुख रखे। समय कितना हुआ देखिए? 9:30। अब 5 मिनट में हम अब देर से आए, मैंने 12 पर 8:30 बजे कहा था, फिर भी बुलाना पड़ा। ठीक है, हमें कुछ कमी होगी मान करके चलते हैं। हम कहानी साहित्य को सरसरी तौर पर देखेंगे। हिंदी कहानी साहित्य में रानी केतकी की कहानी का उल्लेख हमने किया था इससे पहले, लेकिन कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कुछ लोग शिवलाल गोस्वामी जी को की कहानी इंदुमती को मानते हैं। कुछ लोग बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष की दुलई वाली कहानी को पहली कहानी मानते हैं। कुछ लोगों ने गुलबहार किशोरलाल जी गोस्वामी जी को माना है। लेकिन अब जो नए अनुसंधान हुए हैं उनमें एक क्रिश्चियन मिशनरी फादर रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी जमींदार का दृष्टांत, ये पहली हिंदी की कहानी आती है। और दूसरी कहानी हिंदी की आती है माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया, वृंदावन वर्मा का राखी बंधु भाई। अब इसमें जो उच्च कोटि के कहानीकार है उसमें जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। प्रसाद जी की कहानी के संग्रहों में प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजालीय कहानियां हैं। प्रसाद जी की प्रारंभिक कहानी पर बंगाली भाषा का प्रभाव है, खास करके रविन्द्रनाथ टैगोर का। और प्रेमचंद की कहानी को देखा जाए तो प्रेमचंद की पहली कहानी है, हिंदी की पहली कहानी उनकी, जिसका नाम है पंच परमेश्वर, और आखिरी कहानी कफन। ध्यान में रखना, प्रेमचंद जी की पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर और पहली अंतिम हिंदी कहानी कफन है उनकी। हालांकि वो उर्दू में लिखा करते थे, और उर्दू में उनकी पहले कहानी संग्रह जो जब्त किया था अंग्रेजों ने, उसका नाम है देश का दर्द। उसका उर्दू नाम है सोज ए वतन, सोज ए वतन उनका पहला। फिर उसके प्रकार विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की राखी बंद कहानी, सुदर्शन की कहानी हार की जीत, प्रेमचंद जी की कहानियों को जिसका में सौत, पंच परमेश्वर, सुजता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा वगैरह, ये सारी उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। उसके उपरांत कहानीकार आते हैं जैनेन्द्र, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की ताई और पगली जैसी कहानी, चतुर्सेन शास्त्री की दुखवा में काशी कहूं सजनी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। जैनेन्द्र जी की कहानियों में देखा जाए तो खेल कहानी उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। हत्या, अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, वातायन, पाजे। फिर जैनेन्द्र जी के बाद में की कहानियां जो आती हैं उनमें उपेंद्रनाथ लश्कर जी की कहानियां हैं, जिसमें पिंजरा, पाषाण, मोती, बहुत सारे कहानीकार। यशपाल जी की कहानियां हैं, पिछले की उड़ान, वो दुनिया, जियामदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान वगैरह। 1950 में अब अलग स्वर हो गया कहानी का, कहानी के आंदोलन चल पड़े, जिसमें कहानी आंदोलन में सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, भूखी पीढ़ी की कहानी वगैरह वगैरह आंदोलन आए। और इसमें देखिए कौन कौन से आंदोलन आ गए। नई कहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, सहज कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, समकालीन कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, जन कहानी, चोटधर्मी कहानी, ये आ गए। और इसमें नई कहानी के जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उसमें राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश महत्वपूर्ण है। इन्होंने प्रेमचंद की देहाती कहानी को कस्बे की कहानी, और कस्बे की कहानी को महानगरीय कहानी बना दिया, महानगरीय बोध की कहानी, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे महानगरों की कहानियों में ये आ जाता है। तो नई कहानी में
मोहन राकेश राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अमरकांत, अजित कुमार, शेखर जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु, मार्कंडेय, अमृत राय, रघुवीर सहाय, मनु भंडारी, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी और गंगा प्रसाद विमल, ये उनके प्रमुख नाम हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। आगे है सचेतन कहानी। इसमें महिप सिंह महत्वपूर्ण है। महिप सिंह, मनहर चौहान, राम कुमार भ्रमर, सुखबीर, बलराज पंडित, कुलभूषण वेदराही, मेहरुनिसा परवेज, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, जगदीश चतुर्वेदी, देवेंद्र सत्यार्थी। फिर उसके उपरांत की कहानी आती है अकहानी का आंदोलन, जिसमें नामवर सिंह जी ने निर्मल वर्मा को एक महत्व दिया है। समांतर कहानी ये आंदोलन कमलेश्वर ने शुरू किया। ये 1971 के बाद का है और कमलेश्वर जी ने एक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। उस पत्रिका में संपादित होने वाली कहानियां इसमें महत्वपूर्ण है। और इसमें निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में जो गरीबी है, जो हताशा है, जो कुंठा है, जो संतरास बोध है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति है, ये सारी चीजें इन्होंने इन कहानियों में आई हैं। फिर बाद में सारिका का यहाँ उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 10 अंक निकले थे। इनमें प्रमुख कमलेश्वर, कामतानाथ, मधुकर सिंह, रमेश उपाध्याय, जितेंद्र भाटिया, धर्मेंद्र गुप्ता, इब्राहिम शरीफ, सेरा यात्री, दामोदर सदन, सतीश जमानी, श्रवण कुमार, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, मणि मधुकर, सनत कुमार, महिला में निरुपमा सोबती और मृदुला गर्ग। तो इस प्रकार से आज हमने सरसरी तौर पर, अब इसका वीडियो चित्रीकरण हो चुका है तो शाम तक इसकी वीडियो लिंक डाली जाएगी। और कल और परसों, केवल 2 दिन हमारे रहे, आज 13 हो गए, कल और परसों। कल हम नाटक, एकांकी और अन्य गद्य विधाएं इस पर लेंगे और परसों में हम सरसरी तौर पर साहित्य शास्त्र की चर्चा करेंगे, जिसमें रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, साहित्य की परिभाषाएं, साहित्य के तत्व, साहित्य के भेदक लक्षण, उसके उपरांत साहित्य के हेतु, साहित्य के प्रयोजन इत्यादि बातों पर विचार करेंगे। और 15 तारीख को हमारी परीक्षा होगी। ध्यान रखें, 15 तारीख को दोपहर में परीक्षा होगी, सुबह नहीं होगी, क्योंकि सुबह कम संख्या आ रही है। दोपहर में कभी 11:30-12 के आसपास हम परीक्षा लेंगे। और उसके उपरांत एक बड़े कार्यक्रम में सबको प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा, जो ये सेतु अभ्यासक्रम पूर्ण कर चुके हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में देख करके। जिनको ज्यादा अंक आएंगे उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे और जिनको कम अंक आएंगे उनको दंड भी दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। आज हम यहाँ जाते हैं, तो कल समय पर आ जाओ, बराबर 8:30 बजे। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।